आज के क्लास के अंदर हम लोग न्यूरॉन का स्टडी करने वाले हैं। न्यूरॉन जो होता है ये एक सेल होता है, आपका नर्वस सिस्टम का सेल होता है। नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम मिल करके साथ में जो है बाकी सभी सिस्टम्स को गाइड करता है। डाइजेस्टिव के अंदर खाना खा रहे हैं, डाइजेशन होना है, तो डाइजेशन के लिए हार्मोन का जरूरत है, एंजाइम्स का जरूरत है, नर्व से मैसेज पहुंचना या पहुंचाना जरूरी है। तो ये सब रिप्रोडक्टिव के लिए हार्मोन्स का जरूरत है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, रिलैक्सिन है। ये सब हार्मोन्स का जरूरत पड़े। एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट पेज 315 के अंदर जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यही लिखा हुआ है कि दीज टू सिस्टम जॉइंटली इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ आवर होल बॉडी। यही दोनों सिस्टम जो है आपका बॉडी को कंट्रोल करता है और आपका बॉडी को गाइड करता है। अच्छा, ये दोनों सिस्टम में अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं या फिर न्यूरल सेल बोलते हैं। एक दूसरे से न्यूरॉन जो है कनेक्टेड रहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहते हैं। एक सेल को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। देखिए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक जो ये हमारा, इसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। न्यूरॉन भी एक सेल ही है। तो एक सेल के अंदर आप लोग जो जो चीज देखते हैं ना, न्यूरॉन के अंदर भी वही सब चीज मिलेगा। बोलिए एक सेल के अंदर क्या मिलता है? नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर को आप याद कीजिए, ये भी एक सेल ही है। कोई ऐसा मैजिक नहीं है, ये भी सेल है। इसका भी जो है आउटर मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा घिरा हुआ रहता है। ये सब जो आप देख रहे हैं, इसमें सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। जैसे सार्कोलेमा बोलते हैं मसल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायोलेमा भी बोलते हैं। इसी तरीके से आपका न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप देखेंगे तो एक ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग साइटॉन बोलते हैं या फिर सेल बॉडी बोलते हैं। साइटॉन और सेल बॉडी बोलते हैं। जो यहां से यहां तक का जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग साइटॉन बोलते हैं। साइटॉन से दो तरह का प्रोजेक्शन निकलता है। एक तरह का प्रोजेक्शन साइटॉन से निकलता है जो आप देख रहे हैं, खोपड़िया में नहीं देख रहे हैं, ऐसे छोटा छोटा बहुत सारा निकला हुआ है, ये सब हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। ये सब बहुत सारा प्रोजेक्शंस निकला हुआ रहता है, डेंड्राइट। वही सेल का ही पार्ट है, ये सब खाली प्रोसेस से जो बाहर निकला हुआ है डेंड्राइट बोलते हैं। और इस साइटॉन से एक लंबा वाला प्रोजेक्शन भी निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। तो इस तरीके से हम लोग एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली तीन चीज आपको मिलता है। एक जो ये सेल का जो मेन बॉडी है इसको हम लोग बोलेंगे साइटॉन या सेल बॉडी। साइटॉन से निकलने वाले बहुत माइन्यूट प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये सब जो आप देख रहे हैं, डेंड्राइट वर्ड का मतलब होता है पता है क्या? ट्री। पेड़ में देखें कैसा ब्रांचिंग प्रेजेंट होता है, तो ये ब्रांचिंग ऐसा दिख रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर, इसलिए इसका नाम दे दिया। ग्रीक वर्ड वगैरह से सब नाम उठा के लाता है और नाम दे दिया इसको डेंड्राइट, इसको बोल दिया गया। उसका मतलब होता है ट्री। अच्छा, इसके बाद ये आपका आ गया एक्सॉन वाला पार्ट आ गया। डेंड्राइट्स जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि डेंड्राइट्स, इतना हम डेंड्राइट्स बनाए हुए हैं। हर न्यूरॉन के अंदर अलग अलग नंबर का डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है। कोई न्यूरॉन है कि बहुत कम ही डेंड्राइट प्रेजेंट है उसका खोपड़ी में, बहुत कम डेंड्राइट। कोई न्यूरॉन ऐसा भी होता है जिसका यहाँ साइटॉन से लगभग 1 लाख से भी ऊपर डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। आप अंदाजा लगाइए, ये सब जो हम बनाए हुए हैं डेंड्राइट्स बोल रहे हैं, ये सब का नंबर 1 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब कितना माइन्यूट लेवल पे हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, सेल बॉडी के अंदर जो देखेंगे यहीं पे आपका मेन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूरोप्लाज्म उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा क्योंकि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा, राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होगा। सभी सेल ऑर्गेनेल जो आप एक नॉर्मल सेल के अंदर देखते हैं वो सब कुछ इसमें प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट सेंट्रियोल। न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। बोलिए तो जरा, सेंट्रियोल का क्या फंक्शन रहता था नॉर्मल सेल के अंदर? सेल डिवीजन में हेल्प करता था। याद है क्या सेंट्रियोल? अरे कुछ ऐसा था ना फोटो, ये देखिए सेल है, न्यूक्लियस है और यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट था। ये सेंट्रियोल डिवाइड कर रहा था और दूसरा सेंट्रियोल बन रहा था जो अपोजिट साइड में आ रहा था। एस्ट्रल रे हम लोग बोल रहे थे, जो रे सब निकल रहा था और दूसरा वाला सेंट्रियोल इधर आ जा रहा था। फिर सेंट्रियोल से जो है स्पिंडल फाइबर निकल रहा था और क्रोमोसोम को खींचने का काम कर रहा था। सेंट्रियोल जो है सेल डिवीजन में काम करता है, लेकिन
दुर्भाग्य का बात यह है कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। अब बताइए, अगर न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या नर्व सेल जो है वो डिवाइड कर सकेगा? नहीं, विदाउट सेंट्रियोल डिवीजन नहीं हो सकता है। तो नर्व सेल के अंदर डिवीजन नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर नर्व का कोई बीमारी होता है, अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन वो जो है उसका नर्व जो है वो रीजनरेट नहीं कर सकता है, वो अपना डिवीजन करके अपना नंबर, अगर मान लीजिए आपका कोई नर्व जो है डैमेज हो गया है तो आपका नया नर्व वहाँ पे रीजनरेशन नहीं हो सकता है, काहे कि वहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, वापस से हम लोग ध्यान देते हैं साइटोन के पास। साइटोन में देखिए, न्यूक्लियस पे हम लोग बात कर चुके हैं, डेंड्राइट्स पे हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, बहुत सारा दाना दाना आप ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर हम बनाए हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। निजल जो नाम है ना, साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे ये निजल आया है, साइंटिस्ट के नाम पे निजल आया है, निजल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। पहली बार वो डिस्कवर किए, इसलिए अपने नाम पे उसका नाम भी दे दिए निजल्स ग्रैन्यूल्स। ये जो ग्रैन्यूल्स आप दाना दाना यहाँ पे देखते हैं ना, ये इनफैक्ट फ्रेगमेंट्स है, टूटा फूटा पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का भी। यहाँ से भी क्वेश्चन, जितना हमको याद आ रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निजल्स ग्रैन्यूल्स जो है वो किससे बना हुआ रहता है? वो रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बना हुआ रहता है। तो क्लास में, लेकिन खास बात ये है, एनसीईआरटी के अंदर इस लाइन का मेंशन किया गया है कि निजल्स ग्रैन्यूल जो है वो आपका साइटोन में तो प्रेजेंट होगा, वो आपका डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट, देखिए ना हम बनाए हुए हैं डॉट 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 करके, आपका डेंड्राइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जो आपका निजल्स ग्रैन्यूल है ये आपका एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हाँ, एनसीईआरटी का लाइन से उठाकर क्वेश्चन बन जाता है। तो निजल्स ग्रैन्यूल देखिए हम लिखे हुए भी हैं एब्सेंट इन एक्सॉन, ये जो लंबा वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको निजल्स ग्रैन्यूल नहीं मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग और नीचे आते हैं और स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके देखते हैं डिटेल के अंदर। साइटोन वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट एक्सॉन के साथ जुड़ रहा है, जिस पॉइंट में, आई रिपीट, साइटोन वाला पार्ट एक्सॉन के साथ जुड़ रहा है, जिस पॉइंट में, किस पॉइंट में जुड़ रहा है बताइए? यही कहीं जुड़ रहा है, देखिए ना इस जगह पे, इसी पॉइंट, इसी जगह को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिला बोलते हैं। एक कोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, एक प्रोजेक्शन बनता है, एक्सॉन हिला किस जगह पे बोलेंगे? एक्सॉन हिला, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे आपका साइटोन और एक्सॉन मिल रहा है, ये जो एक्सॉन हिला वाला पार्ट पोर्शन है ना, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ योर नर्व सेल। मोस्ट सेंसिटिव जो इम्पल्स आता है, जैसे कि हम बात कर चुके थे, आपका बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। ये रहा एक न्यूरॉन, ये रहा दूसरा न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहता है। बोलिए, अगर ये एक न्यूरॉन है तो ये वाला पोर्शन को हम लोग साइटोन बोल सकते हैं क्या? बाकी इसको हम लोग एक्सॉन बोल सकते हैं क्या? अगर इसको हम लोग साइटोन बोल रहे हैं तो इसका बहुत सारा प्रोजेक्शन निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोल सकते हैं। इसके ऊपर में मान लीजिए एक और न्यूरॉन प्रेजेंट है, हाँ? हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड किस तरीके से होता है। ये एक न्यूरॉन है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको साइटोन बोल रहे हैं, ये साइटोन हो गया, और इसके बाद जो लंबा वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। इसके सामने में एक और न्यूरॉन प्रेजेंट है, बताइए ये न्यूरॉन का डेंड्राइट्स मैच किया हुआ या फिर ज्वाइंट किया हुआ रहेगा, ये न्यूरॉन का लास्ट वाला पोर्शन एक्सोनल टर्मिनल हम लोग बोलते हैं। देखिए ना, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन वाला पार्ट है, एक्सॉन पार्ट का जो टर्मिनल रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सोनल टर्मिनल। मतलब ये न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल इस न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ करता है। तो जो मैसेज जो नर्व के थ्रू गुजरता है, जो सिग्नल जो आपका नर्व के थ्रू जो पास करता है, वो सिग्नल सबसे पहले आपका डेंड्राइट्स रिसीव करता है। ये जो आप साइटोन पे जो डेंड्राइट्स देख रहे हैं, ये ऊपर वाला न्यूरॉन से, इसका ऊपर में भी न्यूरॉन रहा होगा, हाँ? उस ऊपर वाला न्यूरॉन से ये क्या करता है, डेंड्राइट सब क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और इनपुट करता है कहां तक? साइटोन तक। डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव किया और पहुंचाया किस तक? साइटोन तक पहुंचाया। ये साइटोन उस मैसेज को फिर भेजता है एक्सॉन के पास, और फिर वो मैसेज एक्सॉन से होता हुआ एक्सोनल टर्मिनल के पास, और फिर एक्सोनल टर्मिनल से फिर
अगला वाला न्यूरॉन के पास। इसी तरीके से न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। लेकिन खास बात यह है ना कि जब मैसेज साइटॉन से एक्सॉन में भेजा जाएगा तो एक्सॉन हिलॉक उस मैसेज को और ज्यादा ट्रिगर कर देता है। जब आपका नर्व इंपल्स जो आपका सिग्नल है जब साइटॉन से एक्सॉन की तरफ नीचे भेजा जाएगा तभी आपका एक्सॉन हिलॉक ये वाला जो रीजन है उस मैसेज को और ज्यादा ट्रिगर कर देता है और ज्यादा उसको स्टिमुलस दे देता है। इसलिए तो हम लोग एक्सॉन हिलॉक को बोलते हैं दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन। तो नीचे आ जाते हैं, आप देख रहे हैं इस इलांगेटेड स्ट्रक्चर, इस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन दो टाइप का हो सकता है, इसका बेसिस पर हम लोग नर्व को भी दो टाइप का डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं माइलिनेटेड, दूसरे को बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। देखिए ये जो एक्सॉन है ना इसके हर तरफ जो है हम लोग कवरिंग बनाए हुए हैं। किस तरीके से आप देखिए कवरिंग बनाए हुए हैं, इसको हम लोग इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इधर देखिए ये जो एक्सॉन है एक्सॉन को हम लोग जो है हर तरफ से कवर करके रखे हुए हैं। देखिए ब्लू इंक से जो हम इस तरीके से कवर करके रखे हैं एक लेयर बना देता है एक्सॉन के चारों तरफ और उस लेयर या उस शीथ को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। अब आप सोचेंगे कि ये माइलिन शीथ होता क्या है, कोई बता सकते हैं क्या होता है माइलिन शीथ? देखिए माइलिन शीथ जो है ना ये प्रोटीन और फैटी एसिड का ही बना हुआ रहता है, इंसुलेटर का जैसा काम करता है। ये माइलिन शीथ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं श्वान सेल बोलते हैं। और ये जो डॉट डॉट करके बना है ना वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द श्वान सेल लगा दे रहे हैं। तो बताइए क्या इसके थ्रू वो मैसेज जा पाएगा? इंसुलेटर हम बोल रहे हैं, इंसुलेटर के थ्रू कंडक्टिविटी होता है? नहीं होता है कंडक्टिविटी, जिसके वजह से जो आपका मैसेज है इसके थ्रू जा नहीं पाएगा। इसलिए अगर किसी नर्व के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वहां पे जो मैसेज जाएगा वो जंप करता हुआ मैसेज जाएगा। यहां से जंप किया, यहां पे जंप किया, ये जो गैप है, फिर यहां से जंप किया अगले वाले गैप में, फिर जंप किया अगले वाले गैप में, फिर जंप किया अगले वाले गैप में। इस तरीके से जंप करते करते मैसेज जाता है जिस न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। और ये जो कंडक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ये जो जंपिंग टाइप का जो कंडक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, जंप करता हुआ मैसेज आता है। अच्छा जरा आप ही बताइए फिर किसके अंदर कंडक्शन ज्यादा तेजी के साथ होगा? एक हम ऑप्शन दे रहे हैं, एक नर्व जिसके पास माइलिन शीथ है और दूसरा नर्व जिसके पास माइलिन शीथ नहीं है, किसके पास ज्यादा फास्ट होगा? जिसके पास माइलिन शीथ होगा ना उसके अंदर मैसेज ज्यादा फास्ट जाएगा। देखिए ना फोटो में भी बना दिए हैं, हम क्या बोले, मान लीजिए माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है किसी के अंदर तो मैसेज जो है आराम से ऐसे जाएगा। लेकिन वहीं पे आप क्या देखिए किसी इंसान को यहां से यहां तक जाना है, मैसेज उसे छोड़िए, हम टेक्निकल बात नहीं करते हैं, किसी इंसान को मान लीजिए यहां से यहां तक जाना है, पहले इसका रास्ता में कोई रुकावट नहीं प्रेजेंट था। ये माइलिन शीथ को हम रुकावट बोल रहे हैं, कहा कि इंसुलेटर होता है ये। पहले इसके पास इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं था, ये आदमी मस्त ना एकदम यहाँ से शुरू किया, आराम से बोलते बोलते आ रहा है और यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन अगला केस में जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहां पे आप उस इंसान का रास्ता में ना पत्थर डाल दिए या फिर गड्ढा कर दिए उसका रास्ता में, वो इंसान अब क्या कर रहा है, जंप करता हुआ आ रहा है। तो कौन सा इंसान जल्दी पहुंचेगा, जो आराम से चल रहा है या फिर जो जंप करता हुआ पहुंच रहा है? जो जंप करता हुआ पहुंच रहा है। इसीलिए मैं नहीं बोलता है, वो एक मूवी के अंदर भी ये डायलॉग बोला था कि मतलब आप हमारे रास्ते में जो है गड्ढा बना दे रहे हैं और इसी की वजह से जो है हम छलांग लगाना सीख गए और जब बारी आएगा ना तो सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। तो यही चीज हो रहा है, यहाँ पे छलांग मार रहा है आपका मैसेज। तो ऐसा नर्व जिसके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा वहां पे जो ट्रांसमिशन होगा वो रैपिड ट्रांसमिशन होगा। इसीलिए ऐसा नर्व आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है ताकि जो मैसेज हो जो आपका सीएनएस के अंदर प्रेजेंट, ताकि जो मैसेज का ट्रांसमिशन हो एकदम क्विक ट्रांसमिशन हो, जल्दी करके। ये माइलिन शीथ इसको हम लोग बोलते हैं और इस कंडक्शन को हम लोग बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। साल्टेटरी वर्ड का ही मतलब होता है जंप करना, इसका मतलब होता है जंप करता हुआ ये मैसेज यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये जो आपको दो शीथ के बीच में जो गैप देख रहे हैं इस गैप को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैंडियर।
सेल के बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड मतलब होता है गांठ, गांठ को हम लोग नोड बोलते हैं। और रेनवियर जो है साइंटिस्ट का नाम है, सब साइंटिस्ट लोग का ये सब करामती है। हाँ, जो चीज डिस्कवर किया अपना नाम उस पर रख दिया, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। इसीलिए बोलते हैं आप लोग कभी पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिए, इस तरीके से कीजिए ना कि दुनिया आपको लंबे समय तक बना हुआ रहता है। अच्छा, नीचे हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सॉन जो है टर्मिनेट कर रहा है इनटू 5 ब्रांचेस। दीस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज एक्सोनल टर्मिनल बोलते हैं। और एक्सोनल टर्मिनल जो है लास्ट में स्वोलन एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, पूरा आपका नर्वस सिस्टम जिस टिश्यू से बना हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल टिश्यू बोलते हैं। न्यूरल टिश्यू जो है उसके अंदर दो टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक तो अभी हम लोग देखे हुए हैं न्यूरॉन, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं साइटॉन जानते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये सब कंपोनेंट। नर्वस सिस्टम के अंदर दो टाइप का टिश्यू से आपका नर्वस सिस्टम बनता है। एक टिश्यू को तो हम लोग देख लिए न्यूरॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन न्यूरॉन के अलावा भी आपका नर्वस सिस्टम में एक और टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स। देखिए ग्लियल जो नाम पड़ा ना, ग्लियल नाम पड़ा है ग्लू से। ग्लू जानते हैं किसको बोलते हैं? ग्लू या गम, अरे चिपकाने वाला लट्ठा जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ग्लू हम लोग उसी को बोलते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल क्या करते हैं ना, आपका नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं। न्यूरॉन्स को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक तरह से बोले तो प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जोड़े रखने का काम करते हैं। और जोड़ने वाले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लू बोलते हैं। और इसलिए ग्लू से ये नाम पड़ा है, ग्लियल सेल्स नाम पड़ा है। समझ गए? न्यूरॉन्स का आपस में जोड़े रखने का काम करता है, तो इस सेल को क्या बोलेंगे? ग्लियल सेल बोलते हैं। ग्लियल सेल 3 टाइप का हो सकता है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लियोसाइट्स। देखिए एस्ट्रोसाइट जो है ये एक्टोडर्म से बना हुआ रहता है, मतलब आपका जो एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर जो 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये एक्टोडर्म से बनता है, ये भी एक्टोडर्म से बनता है, और ये मेसोडर्म से। एम फॉर माइक्रोग्लियोसाइट्स एंड एम फॉर मेसोडर्म, ये यहाँ से याद रह जाएगा। फंक्शन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ग्लियल सेल होता है 3 टाइप का होता है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लियोसाइट, तीनों का फंक्शन जरा देख लीजिए। एस्ट्रोसाइट का फंक्शन हो जाएगा, ये रिपेयरिंग का काम करता है। आपका टिश्यू के अंदर जहां पे मान लीजिए कुछ रिपेयरिंग वगैरह का काम कराना है, वहां पे एस्ट्रोसाइट काम करेगा। सेकंड फंक्शन देख लीजिए इसका, ब्लड ब्रेन बैरियर का ये काम करता है। क्या होता है ये ब्लड ब्रेन? नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर, मतलब आपका बॉडी में जो ब्लड दौड़ रहा है और जो ये आपका ब्रेन है, ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर होता है, इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्यों ये बैरियर समझते हैं ना किसको बोलते हैं ना? टाउन के बाहर बैरियर लगा देता है पुलिस वाला, वहां बैठ कर रहता है डंडा लेकर के, जो एंटर करेगा, जिसको मना है एंटर करना, उसको फिर डंडा से मार पड़ जाए। वैसा ब्लड जो आपका ब्रेन तक जाता है, उस ब्लड का कांटेक्ट ब्रेन के साथ नहीं होने देता है। जो ब्लड आपका ब्रेन तक पहुंच रहा है, तो वहां पे ब्लड और ब्रेन का बैरियर होता है, वहां पे दोनों का कांटेक्ट नहीं होने देता है। जो वाला ब्लड वेसल आपका उस ब्लड को लेके जाता है ना, उस ब्लड वेसल का स्पेशलिटी होता है कि उसके पास एस्ट्रोसाइट प्रेजेंट होता है। एस्ट्रोसाइट प्रेजेंट होने की वजह से एक तरह से बैरियर का काम करता है ब्लड और ब्रेन के बीच में। अब आप सोचेंगे सर बैरियर जरूरी क्यों है, फिर ऐसा क्यों होता है कि दोनों को कांटेक्ट में नहीं आने देता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्लड के अंदर ना बहुत सारा चीज घूमते रहता है। बहुत सारा आयरन वगैरह घूम रहा है, बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल वगैरह घूम रहा है, बहुत कुछ जो अनवांटेड है, जो आपका ब्रेन के साथ आप नहीं चाहते हैं। क्योंकि ब्रेन जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है ऑर्गन, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन आप बना ले, ताकि आपका ब्रेन एकदम जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन होता है। कौन करता है? तो एस्ट्रोसाइट्स इसको करता है। बोलिए नेक्स्ट देखिए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये एक्टोडर्मल होता है और इसका फंक्शन होता है माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना। हम लोग देखे हुए हैं कि एक्सॉन में एक्सॉन को कवर करता हुआ जो शीट चलता है उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीट बोलते हैं या माइलिन शीट बोलते हैं। इस शीट का फॉर्मेशन करने का, इस माइलिन शीट का फॉर्मेशन करने का काम करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट टाइप पे जो आपका ग्लियल सेल आ जाता है, माइक्रोग्लियोसाइट्स बोलते हैं। और ये इसका कुछ ये नहीं, फैगोसाइटिक सेल्स के जैसा काम करता है। जो भी डेड फैगोसाइटिक हम जानते हैं ना, फैगोसाइटिक या स्कैवेंजर किसको बोलते हैं, जो ब्रोकन, जो टूटा फूटा चीज है अदर सेल का, उसको ये डिग्रेड कर लेता है, उसको फैगोसाइटोसिस से
उसको ईट अवे करके उसको डाइजेस्ट कर लेता है।